वेलकम टू द चैनल बेट करिकुलम। आज की मैराथन क्लास होगी थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम के लिए। तो इसमें यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड और यूनिट फोर्थ को पूरी तरह से कवर करेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे। तो यूनिट फर्स्ट में हमारा पहला टॉपिक आ जाता है पाठ्यचर्या। पाठ्यचर्या मतलब करिकुलम। तो पाठ्यचर्या की अवधारणा को पहले देखेंगे। तो शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। यह बालक का चहुमुखी एवं सर्वांगीण विकास करती है। तो शिक्षा के द्वारा बालक का चहुमुखी विकास होता है, उसका हर एक एस्पेक्ट में डेवलपमेंट होता है, हर एक क्षेत्र में उसका विकास होता है। उसके ज्ञान का परिमार्जन किया जाता है, बच्चे के ज्ञान का इसमें परिमार्जन किया जाता है। और शिक्षा के अंतर्गत शिक्षण प्रशिक्षण की क्रियाओं का प्रयोग करके बालक के वर्तमान व्यवहार में उचित परिवर्तन किया जा सकता है। तो शिक्षण प्रशिक्षण एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें अगर हम किसी भी तरह का परिवर्तन करें तो उससे जो है बालक के व्यवहार में उचित परिवर्तन हम देखते हैं। शिक्षा दो प्रकार की होती है। पहली आ जाती है औपचारिक शिक्षा। तो औपचारिक शिक्षा वह होती है जो विद्यालय में मिलती है बच्चे को। तो औपचारिक शिक्षा वह होगी जिसमें किसी योजना का, किसी जो है सिस्टम का, उसमें पूरी तरह से उसमें कंट्रोल हो। तो इसमें एक इंस्टीट्यूशन का या विद्यालय का या शैक्षिक संस्थानों का पूरी तरह से जो है नियंत्रण होता है, उनको हम औपचारिक शिक्षा कहेंगे। अनौपचारिक शिक्षा वह होती है जो स्वतः ही मिलती है या जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा होती है। तो अनौपचारिक शिक्षा जो होती है, अनौपचारिक शिक्षा, यह बच्चे को उसके परिवार से मिलती है, उसके परिजनों से मिलती है। इसके विशेष लक्ष्य हो सकते हैं जैसे कि नैतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, पारिवारिक और सामाजिक आदि को प्राप्त करना। तो बच्चा इससे नैतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, पारिवारिक और सामाजिक आदि तरह के गुणों की प्राप्ति करता है, उनके मूल्यों को समझता है। प्राचीन काल में शिक्षा द्विध्रुवीय प्रक्रिया मानी जाती थी, किंतु वर्तमान काल में शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया माना जाता है और यह कॉन्सेप्ट जॉन डीवी ने दिया था। एडम स्मिथ का कहना था कि शिक्षा द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। उसमें उसमें उन्होंने बताया कि शिक्षा में केवल बालक होना चाहिए और शिक्षक होना चाहिए। लेकिन जब जॉन डीवी आए तो उन्होंने लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट दिया और उनका कहना था कि शिक्षा जो है त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। तो इसमें त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में बालक शामिल होता है, शिक्षक शामिल होता है और पाठ्यचर्या शामिल होती है। तो ये तीन ध्रुव हो गए, पहला बालक, दूसरा जो है शिक्षक और तीसरा उसकी पाठ्यचर्या, जिसपे बालक और शिक्षक दोनों कनेक्ट होते हैं आकर, तो उसको हम पाठ्यचर्या कहेंगे। तो यहाँ से पाठ्यचर्या का कॉन्सेप्ट आया। तो विद्यालय में विद्यार्थियों को जो भी शिक्षा प्रदान की जाती है उसका एक निश्चित उद्देश्य होता है। यह प्रक्रिया जो है किसी निश्चित अवधि तक चलती है और शिक्षा प्रक्रिया की तीन प्रमुख प्रक्रियाएं होती हैं। इन तीन प्रमुख प्रक्रियाओं को जॉन डीवी ने त्रिआयामी प्रक्रिया कहा है। तो जॉन डीवी ने बताया पहली प्रक्रिया होती है उद्देश्य का निर्धारण करना, दूसरी प्रक्रिया होती है शिक्षक पद्धतियां बनाना और तीसरी प्रक्रिया होती है पाठ्यचर्या को बनाना। तो इन तीन प्रक्रियाओं में पहली प्रक्रिया आ जाती है कि हमें क्या उद्देश्य रखने हैं, उनको हम डिसाइड करें, उनका निर्धारण करें। दूसरी आ जाती है कि शिक्षक पद्धतियां कैसी होनी चाहिए, किस तरह से एक शिक्षक एक बालक को शिक्षा देगा, उसकी पद्धति क्या रहेगी, तो इसको डिसाइड किया जाता है। फिर तीसरे प्रक्रिया में आ जाता है पाठ्यचर्या, जिसको करिकुलम कहते हैं। तो पाठ्यचर्या क्या रहेगी, पाठ्यचर्या अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग हो जाती है। तो ये पाठ्यचर्या डिसाइड करना। वहीं पर प्रोफेसर हॉर्न ने शिक्षा प्रक्रिया को 4 तत्वों में बांटा है। तो उन्होंने बताया पहला तत्व शिक्षार्थी, दूसरा तत्व पाठ्यचर्या बताया और तीसरा तत्व शैक्षिक वातावरण बताया और चौथा तत्व इन्होंने शिक्षक को बताया है। इस तरह से ये पाठ्यचर्या के बारे में, पाठ्यचर्या का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया ये हम लोगों ने समझा।
आप देखेंगे कि पाठ्यचर्या का अर्थ क्या होता है और इसकी परिभाषा क्या होती है। तो आंग्ल भाषा में पाठ्यचर्या को करिकुलम कहा जाता है, मतलब ये इंग्लिश का वर्ड है। वैसे करिकुलम लैटिन भाषा से लिया गया शब्द माना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है दौड़ का मैदान। तो करिकुलम का शाब्दिक अर्थ हो जाता है दौड़ का मैदान। शिक्षा में इसका आशय होता है कि विद्यार्थियों के दौड़ने के मैदान से है, जिसका तात्पर्य होता है कि दौड़ को शिक्षु छात्रों की क्रियाओं तथा संक्रियाओं तथा मैदान को पाठ्यक्रम तथा शिक्षण सामग्री के रूप में दर्शाया जाता है। तो दौड़ को इस तरह से बताया गया कि वह छात्रों की क्रियाएं होती हैं, उनकी संक्रियाएं होती हैं, और मैदान से उनका तात्पर्य था कि वह पाठ्यक्रम या वह शिक्षण सामग्री जो बच्चों तक पहुंचाई जानी है। एक व्यवस्थित शिक्षण सामग्री को एक निश्चित समय निश्चित वातावरण में कुछ सिद्धांतों के साथ में छात्रों पर क्रियान्वित किया जाता है। तो एक निश्चित शिक्षण सामग्री जो होती है वो एक निश्चित समय में, निश्चित वातावरण में और कुछ सिद्धांतों के साथ में छात्रों तक पहुंचाई जाती है। शाब्दिक अर्थ में पाठ्यचर्या वह मार्ग है जिसके अनुसार चलकर शिक्षार्थी शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करते हैं और उसमें अपनी सफलता प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से शिक्षा लक्ष्य प्राप्ति के लिए एक साधन का कार्य करती है। पाठ्यचर्या का अगर हम संकुचित अर्थ जानना चाहें तो पाठ्यचर्या का संकुचित अर्थ हो जाता है इसमें केवल कुछ विषयों के तथ्यों की सीमाएं होती हैं जो निश्चित की जाती हैं। संकुचित अर्थ में पाठ्यचर्या का तात्पर्य अध्ययन की उस कोर्स से होता है जिसमें बालकों को पुस्तकीय ज्ञान प्रदान करने मात्र की व्याख्या होती है। तो अगर हम संकुचित अर्थ की बात करें करिकुलम के पाठ्यचर्या के, तो इसमें से बालकों को पुस्तकीय ज्ञान प्रदान किया जाता है और उसकी मात्रा की व्याख्या की जाती है। लेकिन अगर हम पाठ्यचर्या का व्यापक अर्थ देखते हैं तो व्यापक अर्थ में पाठ्यचर्या में वे समस्त शैक्षिक अनुभव सम्मिलित हो जाते हैं जो शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक होते हैं। तो व्यापक अर्थ में पाठ्यचर्या के वे सारे शैक्षिक अनुभव सम्मिलित होंगे जो शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक माने जाएंगे, जिनसे बालक एवं समाज का सर्वांगीण विकास होता है। तो इस तरह से बालकों को भावी जीवन के लिए उनको तैयार किया जाता है, उनके हर एक क्षेत्र में उनका विकास किया जाता है। पाठ्यचर्या के इस अर्थ को कई शिक्षाविदों ने स्पष्ट किया है। तो ये थे पाठ्यचर्या के संकुचित और व्यापक अर्थ। अब हम देखेंगे पाठ्यचर्या की विशेषताएं। तो पाठ्यचर्या की कुछ विशेषताएं होती हैं। पाठ्यचर्या संतुलित व्यक्तित्व मूल्यांकन में सहायक होती है। तो एक पाठ्यचर्या जो किसी कोर्स के लिए बनाई जाती है, जो किसी एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए बनाई जाती है, वह संतुलित व्यक्तित्व मूल्यांकन में सहायक रहती है। पाठ्यचर्या गतिशील होती है, तो हर एक कोर्स के लिए अलग अलग तरह के करिकुलम डिसाइड किए जाते हैं, पाठ्यचर्या होती है। तो इस तरह से पाठ्यचर्या जो है वो एक गतिशील होती है। पाठ्यचर्या आजीवन चलने वाली प्रक्रिया रहती है और पाठ्यचर्या लक्ष्य प्राप्ति का एक साधन होती है। तो पाठ्यचर्या ही हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाती है, हमें अपने कोर्स के लक्ष्य तक पहुंचाने का एक साधन होती है पाठ्यचर्या। समाज की आवश्यकताओं की पूरक पाठ्यचर्या होती है। तो समाज में जो आवश्यकताएं होती हैं या एजुकेशन के लिए जो चीज़ों की ज़रूरत होती है वो पाठ्यचर्या के द्वारा पूरी की जाती हैं और सामाजिक आवश्यकताओं की पूरक के रूप में देखा जाता है पाठ्यचर्या को। पाठ्यचर्या निर्देशन का एक महत्वपूर्ण अंग मानी जाती है। तो करिकुलम गाइडेंस के लिए भी ज़रूरी होता है। अगर किसी व्यक्ति को किसी टॉपिक पर या किसी विषय पर जो है निर्देशन की आवश्यकता होती है तो उससे पाठ्यचर्या से हम ये पता लगा सकते हैं कि उसे कहाँ पे निर्देशन की ज़रूरत है। पाठ्यचर्या विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम होती है।
तो एक विद्यालय में जो भी गतिविधियां चलती हैं वो सब पाठ्यचर्या से रिलेटेड होती हैं, पाठ्यचर्या पर ही निर्भर करती हैं। तो पाठ्यचर्या विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम होती है। अब देखेंगे पाठ्यचर्या की आवश्यकता और इसका महत्व क्या है। तो क्यों जरूरी है पाठ्यचर्या, इसको देख लेते हैं। शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हमें पाठ्यचर्या की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब तक हमें पाठ्यचर्या नहीं प्राप्त होगी तब तक हम ये नहीं कह सकते हैं कि एक कोर्स में हमारा क्या उद्देश्य है, इसको पढ़ाने का हमारा क्या उद्देश्य है, या इसे पढ़कर हम किस उद्देश्य तक पहुँचेंगे। तो शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हमें पाठ्यचर्या की जरूरत पड़ती है। और शिक्षण सामग्री के निर्धारण के हेतु हमें पाठ्यचर्या की आवश्यकता होती है। तो शिक्षण सामग्री के निर्धारण के लिए कौन सा, मतलब हमें शिक्षण के लिए किस सामग्री की आवश्यकता है, या बच्चों को जो विषय हम पढ़ा रहे हैं छात्रों को उसके लिए हमें किस शिक्षण सामग्री की आवश्यकता है, ये पूरी तरह से पाठ्यचर्या पर निर्भर करेगा। और फिर आ जाता है इसकी आवश्यकता में कि शिक्षण के लिए जो तकनीकी का यूज़ करेंगे हम, वो कौन सी तकनीक होगी जिसके द्वारा हम छात्रों को ज्ञान देंगे या किसी विषय पर ज्ञान देंगे, तो वो पूरी तरह से पाठ्यचर्या पर निर्भर करता है। तो ये कुछ आवश्यकताएं हैं, कुछ महत्व हैं पाठ्यचर्या के लिए। अब बात करेंगे पाठ्यचर्या के क्षेत्र के बारे में, तो स्कोप ऑफ करिकुलम के बारे में बात करेंगे। तो पाठ्यचर्या का क्षेत्र जो है बहुत बड़ा होता है, ये एक वाइड स्पेक्ट्रम होता है। इसके क्षेत्र में पहला आ जाता है लक्ष्यों तथा उद्देश्यों का निर्धारण करना। तो पाठ्यचर्या का क्षेत्र होता है कि वह लक्ष्यों का और उद्देश्यों का निर्धारण कर सके कि अगर एक कोर्स है तो उसके लिए क्या लक्ष्य होना चाहिए, उसको पढ़ाने से बच्चे या छात्र किस जो है उद्देश्य तक पहुंचेंगे, उनके लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो ये पूरी तरह से पाठ्यचर्या का क्षेत्र होता है। बालकों के संज्ञानात्मक विकास का पोषण करती है पाठ्यचर्या। तो पाठ्यचर्या का उद्देश्य होता है कि बालकों का सर्वांगीण विकास किया जा सके और उनका विकास जो है सतत रूप से चलता रहे। उनके संज्ञानात्मक विकास के लिए जो है करिकुलम एक पोषण का कार्य करता है, पाठ्यचर्या एक तरह से पोषण का कार्य करती है बालकों के संज्ञानात्मक विकास के लिए। फिर तीसरा क्षेत्र आ जाता है कि बालकों के मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक स्वास्थ्य का संवर्धन करती है पाठ्यचर्या। शैक्षिक स्रोतों का उपयोग, तो पाठ्यचर्या मात्र बालकों के अधिगम के लिए ही व्यस्त नहीं रहती है, अपितु बालकों के विभिन्न प्रकार के ज्ञान प्राप्त करने हेतु भी अनेकों शैक्षिक स्रोतों का भी उपयोग कराता है। तो पाठ्यचर्या के द्वारा ही बालक विभिन्न प्रकार के शैक्षिक स्रोतों का उपयोग कर सकते हैं। तो पाठ्यचर्या का मतलब होता है कि पाठ्यचर्या को प्रभावित करने वाले अगर हम तत्व देखें तो इसमें आ जाएगा कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो करिकुलम को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इसके बारे में जान लेते हैं। पाठ्यचर्या को प्रभावित करने वाले तत्व हैं ये। तो पाठ्यचर्या को प्रभावित करने वाले तत्वों में पहला आ जाता है सामाजिक परिवर्तन। किसी भी तरह का अगर सामाजिक परिवर्तन होता है हमारे समाज में तो वो हमारी पाठ्यचर्या को या एक कोर्स के पाठ्यचर्या को जो है परिवर्तित करता है, उसको जो है प्रभावित करता है। दूसरा आता है इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीतियाँ। तो हमारे गवर्नमेंट के द्वारा जो भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति डिसाइड की जाती है, उसका जो है निर्धारण किया जाता है, वो हमारी पाठ्यचर्या पे इफेक्ट करती है, उसको प्रभावित करती है। पाठ्यचर्या निर्माण समिति, तो पाठ्यचर्या निर्माण समिति का जो है डायरेक्ट कनेक्शन होता है पाठ्यचर्या के साथ में। तो पाठ्यचर्या निर्माण समिति के जो भी निर्णय होते हैं वो पाठ्यचर्या को प्रभावित करेंगे। फिर किसी भी देश की शिक्षा प्रणाली जो है वो भी पाठ्यचर्या को प्रभावित करेगी। तो उस देश में कैसी शिक्षा प्रणाली है ये उस जो है करिकुलम पे प्रभाव डालता है। परीक्षा प्रणाली क्या है किसी देश की, ये भी एक करिकुलम के लिए
इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, उसको प्रभावित करता है। फिर शासकीय नीतियाँ क्या हैं किसी देश की, तो ये पाठ्यचर्या को प्रभावित करेंगे। आधुनिक विचारधारा क्या है वहाँ के लोगों की, तो ये भी प्रभावित करता है पाठ्यचर्या को। फिर आर्थिक परिवर्तन आ जाएंगे, तो एक देश में जो भी आर्थिक परिवर्तन आते हैं वो वहाँ की पाठ्यचर्या को प्रभावित करेंगे, उन पे डायरेक्ट इफेक्ट करेंगे, उनका सीधा प्रभाव जो है उनकी पाठ्यचर्या पे देखा जाता है। तो ये पाठ्यचर्या को प्रभावित करने वाले कुछ तत्व हैं, जिनमें पहला आ जाता है सामाजिक परिवर्तन, दूसरा है राष्ट्रीय शिक्षा नीतियाँ, तीसरा है पाठ्यचर्या निर्माण समिति, चौथा आ जाता है शिक्षा प्रणाली और पांचवा आ जाता है परीक्षा प्रणाली, छठा आ जाता है शासकीय नीतियाँ, सातवां है आधुनिक विचारधारा और आठवां है आर्थिक परिवर्तन। तो ये पूरी तरह से शिक्षा को प्रभावित करते हैं और इनका सीधा जो है प्रभाव देखा जाता है शिक्षा पर, पाठ्यचर्या पर। तो ये पाठ्यचर्या को प्रभावित करने वाले तत्व थे। सामाजिक परिवर्तन इसमें है, राष्ट्रीय शिक्षा नीतियाँ आ जाती हैं, फिर पाठ्यचर्या निर्माण समिति आ जाती है, शिक्षा प्रणाली आ जाती है, परीक्षा प्रणाली आ जाती है और शासकीय नीतियाँ आ जाती हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, तो इसमें देखेंगे पाठ्यचर्या के प्रकार। पाठ्यचर्या के कितने प्रकार होते हैं इनको जान लेते हैं। तो पाठ्यचर्या के प्रकार में कई प्रकार आ जाते हैं। इसमें पहला प्रकार है बाल केंद्रित पाठ्यचर्या। बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का मतलब है जो करिकुलम पूरी तरह से बालक को केंद्र में रखकर कराया जाता है उसको बाल केंद्रित पाठ्यचर्या कहा जाता है। तो इसमें जो भी एक्टिविटीज़ होंगी, जो भी इसमें गतिविधियाँ कराई जाती हैं वो बालक की रुचि, उसके जो है एप्टीट्यूड पर निर्भर करती हैं। फिर आ जाता है शिक्षक केंद्रित पाठ्यचर्या। ये दूसरा प्रकार होता है पाठ्यचर्या का। शिक्षक केंद्रित पाठ्यचर्या का मतलब हो जाता है कि ऐसी पाठ्यचर्या जो पूरी तरह से शिक्षक को केंद्र में रखकर कराई जाती है। तो इसमें जो भी गतिविधियाँ होंगी वो शिक्षक के विचारधारा पर निर्भर करेंगी, शिक्षक की रुचि पर निर्भर करेंगी और शिक्षक ही उनको पूरी तरह से नियंत्रण रखता है। विषय केंद्रित पाठ्यचर्या आ जाती है तीसरे नंबर पे। विषय केंद्रित पाठ्यचर्या का मतलब हो जाता है कि ऐसी पाठ्यचर्या जो पूरी तरह से विषय पर केंद्रित है। तो जो हमारे विषय होंगे, जो हमारे सब्जेक्ट होंगे, उन पे जो गतिविधियाँ होंगी वही गतिविधियाँ उस पाठ्यचर्या में कराई जाएंगी। सहसंबंध पाठ्यचर्या, कोरिलेशन करिकुलम इसको कहते हैं। तो सहसंबंध पाठ्यचर्या का मतलब हो जाता है कि ऐसी जो है पाठ्यचर्या जिसका किसी और पाठ्यचर्या से संबंध है, तो उसमें ऐसी गतिविधियां कराई जाएंगी। फिर आ जाता है समन्वित पाठ्यचर्या, तो ये कोर करिकुलम होता है। फिर मिश्रित पाठ्यचर्या आ जाती है और त्वरित पाठ्यचर्या आ जाती है, समृद्ध पाठ्यचर्या आ जाती है और फिर सैंडविच पाठ्यचर्या आ जाती है, क्रैश पाठ्यचर्या आ जाती है, विषयक पाठ्यचर्या, एकीकृत पाठ्यचर्या, अंतः विषयक पाठ्यचर्या और ट्रांस अध्ययन विषयी पाठ्यचर्या, बहुविषयक उपागम। तो ये सारे प्रकार हैं पाठ्यचर्या के। इसमें पहला है बाल केंद्रित पाठ्यचर्या। तो बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का मतलब है कि इसमें बालकों की रुचियां, उनकी प्रकृति, उनकी मानसिकता, उनकी आवश्यकताओं पर आधारित ये पाठ्यचर्या होती है। इसमें बालक को ही केंद्र में रखा जाता है। जॉन डीवी ने सबसे पहले बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का उपयोग किया था अपनी प्रयोगशाला में। तो ये बाल केंद्रित पाठ्यचर्या की एक डेफिनेशन दी गई है जेम्स एम ली के अनुसार। जेम्स एम ली ने बताया है कि बाल केंद्रित पाठ्यचर्या वह पाठ्यचर्या होती है जो पूर्णतः समग्र रूप से सीखने वाले में निहित होता है। तो ये जो है बाल केंद्रित पाठ्यचर्या है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है पाठ्यचर्या तथा पाठ्यक्रम में अंतर।
तो क्या डिफरेंस होता है करिकुलम में और सिलेबस में, इसको देखेंगे। पाठ्यचर्या के विषय में प्रकाश डालते हुए कैसबेल महोदय ने लिखा है कि पाठ्यचर्या में वह सब कुछ सम्मिलित हो जाता है जो बालकों, उनके माता पिता, शिक्षकों के जीवन से गुजरता है। तो वो सारी चीज़ें पाठ्यचर्या में आ जाती हैं जो बालक, उनके माता पिता और शिक्षकों के जीवन से होकर गुजरती हैं। पाठ्यचर्या में प्रत्येक वे वस्तुएं सम्मिलित होती हैं जो शिक्षार्थी को उसके संपूर्ण कार्यकाल से घेरे रहती हैं और वास्तव में पाठ्यचर्या की व्याख्या गतिशील वातावरण के रूप में की गई है। तो ये जो है कैसबेल महोदय ने पाठ्यचर्या के बारे में लिखा है। अब पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम दो अलग अलग अवधारणाएं होती हैं जिनमें सामान्यतः कोई अंतर नहीं पाया जाता है, लेकिन वास्तव में इन दोनों में अंतर होता है। तो क्या अंतर है पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में, इसको देख लेते हैं। पाठ्यचर्या का मतलब हो जाता है, ये अत्यंत व्यापक होता है जो छात्र के जीवन के लगभग प्रत्येक पक्ष से संबंधित होता है। लेकिन पाठ्यक्रम की बात करें तो यह संकुचित होता है और इसमें मात्र इस बात का ज्ञान होता है कि विविध स्तरों पर बालकों के विभिन्न विषयों का लगभग कितना ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो इसमें पाठ्यक्रम में सिर्फ यह देखा जाता है कि विभिन्न स्तरों पर बालकों को विभिन्न विषयों का कितना ज्ञान प्राप्त हो चुका है, तो इसमें ज्ञान देखा जाता है। फिर आ जाता है कि पाठ्यचर्या जो है वो पाठ्यचर्या के अंतर्गत विद्यालय की समस्त क्रियाओं को निहित किया जाता है, उनका समावेश किया जाता है। लेकिन पाठ्यक्रम जो होता है इसमें शिक्षण विषयों के प्रकरण को ही सम्मिलित किया जाता है। तो पाठ्यक्रम में जो शिक्षण विषयों के प्रकरण होते हैं, टॉपिक होते हैं, सिर्फ उन्हीं को इंक्लूड किया जाता है। लेकिन पाठ्यचर्या में हर एक स्कूल के जो भी समस्त क्रियाएं होंगी, उनकी जितनी भी क्रियाएं होंगी, चाहे वो खेल कूद से रिलेटेड हो, शारीरिक प्रशिक्षण से रिलेटेड हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या पर्वों का आयोजन किया जाए, तो वह सब कुछ जो है पाठ्यचर्या में आ जाता है। फिर पाठ्यचर्या तथ्यों को रटने की उपेक्षा करता है और बालक का इसमें संपूर्ण विकास किया जाता है। लेकिन पाठ्यक्रम रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करता है ताकि बच्चे परीक्षा में सफल हो सकें। तो इसका यही मुख्य उद्देश्य होता है कि बच्चे परीक्षा में सफल हो सकें। फिर पाठ्यचर्या का क्षेत्र विशाल रहता है और यह बालक का सर्वांगीण विकास करने का एक साधन होता है, जबकि पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या के इस लक्ष्य में उसका साधन मात्र होता है। तो पाठ्यक्रम एक तरह से साधन है पाठ्यचर्या की पूर्ति करने के लिए या इसके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। अब देखेंगे कि पाठ्य पुस्तक क्या होता है, तो टेक्स्ट बुक का क्या मतलब है, इसको जान लेते हैं। पाठ्य पुस्तकें अनुदेशात्मक सामग्री के रूप में सर्वाधिक प्रयोग की जाती हैं। तो पाठ्य पुस्तकों का उपयोग किया जाता है अनुदेशात्मक सामग्री के रूप में और आधुनिक शिक्षा प्रणाली में पाठ्य पुस्तकें प्रमुख हैं। तो इस टाइम पे जो भी एजुकेशन है या जो भी शिक्षा प्रणाली है, इसमें पाठ्य पुस्तकें एक प्रमुख स्थान है इनका। पाठ्य पुस्तकें पाठ्यक्रम की वास्तविक रूपरेखा को प्रस्तुत करती हैं। तो पाठ्य पुस्तक से यह ज्ञान प्राप्त होता है कि पाठ्यक्रम का वास्तविक स्वरूप कैसा है। शिक्षक तथा छात्र दोनों के लिए पाठ्य पुस्तकें उपयोगी मानी जाती हैं और पुस्तकों के माध्यम से अतीत के ज्ञान तथा अनुभव संकुचित किए जाते हैं। तो पुस्तकों से हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है कि अतीत में क्या हुआ है, अतीत के क्या अनुभव हैं, तो इनका संकुचित रूप हमें पुस्तकों से प्राप्त होता है। ये अनुभव आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करते हैं। अतः किसी भी विषय के ज्ञान को जब हम एक स्थान पर पुस्तक के रूप में संगठित ढंग से प्रस्तुत किया जाता है तो उसको पाठ्यपुस्तक कहा जाता है। तो किसी भी विषय के ज्ञान को जब एक स्थान पर संगठित रूप से प्रस्तुत किया जाता है तो उसे पाठ्यपुस्तक का नाम दिया जाता है। इसमें अलग अलग डेफिनेशन दी गई है। तो बेकिन के अनुसार बताया गया है कि पाठ्यपुस्तक
कक्षा प्रयोग के लिए विशेषज्ञों द्वारा सावधानी से तैयार की जाती है और यह शिक्षण युक्तियों में भी परिपूर्ण होती है। तो बेकिन ने ये डेफिनेशन बताई है पाठ्यपुस्तक के लिए कि इसका प्रयोग विशेषज्ञों द्वारा सावधानी पूर्वक तैयार किया जाता है और यह शिक्षण युक्तियों के लिए भी परिपूर्ण होती हैं। तो और भी कुछ डेफिनेशन दे रखी हैं पाठ्यपुस्तक के लिए। अब देखेंगे कि पाठ्यपुस्तकों की क्या विशेषताएं होती हैं। तो इसमें कुछ मनोवैज्ञानिक विशेषताएं होंगी। मनोवैज्ञानिक विशेषताओं में पहली विशेषता आ जाती है कि विषय सामग्री क्या है किसी पाठ्यपुस्तक की। तो ये उसकी मनोवैज्ञानिक विशेषता में आ जाएगा कि विषय सामग्री से बच्चा छात्र कितना प्रभावित होता है। तो यह बालक की रुचि, उनकी मानसिक योग्यता तथा उनके विकास की आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए। अब दूसरी विशेषता आ जाती है चित्रण की। तो पाठ्य पुस्तकों के अनुसार स्पष्ट, बड़े, रंगीन और मानचित्र, रेखा चित्र तथा तालिका सारणी में उचित स्थान पर उचित प्रयोग किया जाना चाहिए। तो उससे बालकों में अच्छी तरह से ज्ञान का अर्जन होता है। फिर बाह्य रूपरेखा क्या है किसी पाठ्य पुस्तक की, तो ये भी प्रभावित करता है। इसके बाद प्रारूप क्या है पाठ्य पुस्तक का। तो पुस्तक प्रारूप में छोटे बड़े शीर्षक की व्यवस्था, टाइपिंग, हाशिया, संकेत चित्रों का सही रूप से उपस्थित होना बहुत आवश्यक होता है। इसके बाद आ जाता है मूल्य तथा उपलब्धता क्या है। तो पाठ्य पुस्तक का मूल्य क्या है, उसकी उपलब्धता क्या है, ये सारी चीज़ें उस पर लिखी होनी चाहिए, प्रकट होनी चाहिए। तो ये भी एक विशेषता में आ जाता है। तो टाइप्स ऑफ करिकुलम में जैसा वहाँ पे बताया गया कि फ्यूजन करिकुलम होता है। फ्यूजन करिकुलम का मतलब है कि मिश्रित करिकुलम होगा। इसमें एक से दूसरे विषय का मिश्रण पाया जाएगा। तो इसके अंतर्गत इतिहास, भूगोल, ये सारे एक ही, जैसे एसएसटी का पूरा सब्जेक्ट हो गया, तो इसमें मिश्रण होता है पूरी तरह से। फिर अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित का गणित विषय में मिश्रण पढ़ाया जाता है। तो ये एक फ्यूजन करिकुलम के उदाहरण हैं। इसके बाद इंटीग्रेशन करिकुलम आता है। तो मनोविज्ञान के विकास के परिणाम स्वरूप अनेक लर्निंग प्रिंसिपल्स, अधिगम के सिद्धांत प्रतिपादित किए गए। तो इंटीग्रेशन करिकुलम में इंटीग्रेशन होता है कई सारे सब्जेक्ट्स का। इसके बाद आ जाते हैं अंतः विषय पाठ्यक्रम। अंतः विषय पाठ्यक्रम का मतलब होता है इसमें अंतः विषय पाठ्यक्रम के में विषयों का सहसंबंध पाया जाता है तथा इस पाठ्यक्रम में पाठ्यचर्या में विषयों को गहराई से समझने की आवश्यकता होती है। विषय वह ज्ञान तथा एकांकी रूप में नहीं बल्कि व्यवहारिक पक्ष में होता है इसमें, तथा कला तथा साहित्य विषयों का ज्ञान कराया जाता है तथा छात्रों के जिज्ञासु प्रवृत्ति को उत्पन्न कराया जाता है। इसमें व्यक्तिगत एवं सहयोगात्मक रूप में कार्य करने की प्रेरणा प्रदान की जाती है। तो ये कुछ अंतः विषय कार्यक्रम पाठ्यचर्या के विशेषताएं हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है मल्टी डिसिप्लिनरी करिकुलम। तो मल्टी डिसिप्लिनरी करिकुलम का मतलब है कि इसमें कई सारे डिसिप्लिन्स को सम्मिलित किया जाता है। इसके नेचर की बात करें तो ये सेल्फ डिपेंडेंसी पर निर्भर करेगा। इसके उदाहरण की बात करेंगे तो इसमें जैसे बीए, बीकॉम, बीएड, तो ये सारे कोर्सेज मल्टी डिसिप्लिनरी करिकुलम में आते हैं। अंतः अनुशासनात्मक पाठ्यचर्या की बात करें तो इसमें पाठ्यक्रम को विकसित तथा समावेशित बनाना आज के आधुनिक युग की मांग है ताकि सभी छात्र अधिगम पर ध्यान दे सकें। तो इसी परिप्रेक्ष्य में अंतः अनुशासनात्मक पाठ्यचर्या का विकास किया गया है और इसका अर्थ होता है कि एक का दूसरे विषय के साथ और दूसरे विषय का तीसरे विषय के साथ में संबंध होना चाहिए। उनका एकांकी रूप में नहीं बल्कि व्यवहारिक रूप में उनको दिखाया जाना चाहिए। अब वही अनुशासनात्मक पाठ्यचर्या आ जाती है। तो इसमें जल्दी जल्दी बदलने वाले
ऐसे पाठ्यक्रम से होता है अभिप्राय जिसमें 2 या 2 से अधिक विषयों को एक झलक में उनकी एक झलक मिलती हो, किंतु किसी एक विषय के अध्ययन से में स्पष्ट रूप से व्याख्या संभव नहीं की जाती हो। तो यह 2 तरह के होते हैं, जैसे कि वैज्ञानिक आधार पर और नवीन ज्ञान के स्वरूप को समझना और उसका समाधान करना। ब्रूनर ने स्ट्रक्चर ऑफ डिसिप्लिन में कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, इसके उदाहरण दिए हैं। तो ब्रूनर की दृष्टि से जीवन में जीव विज्ञान की संरचना बाह्य अभिप्रेरणा व गमनशील क्रिया के बुनियादी संबंध पर आधारित है और बीजगणित गुणन वितरण और सहसंबंध पर आधारित होता है। भाषा की संरचना का आधार तथा वाक्य गहन और उसी विधि जिसके द्वारा अर्थ बदलने बिना भाषा के रूप में विविधता आ जाती है। अब आते हैं नेक्स्ट यूनिट पे। तो यूनिट 2 है ये। इसमें टॉपिक होगा हमारा पाठ्यचर्या के आधार और उसके निर्धारक। तो क्या बेसिस होंगे किसी करिकुलम के और उसके क्या डिटर्मिनेंट्स होंगे, इसको देखेंगे। तो पाठ्यचर्या के आधार की बात करें तो पाठ्यचर्या के कई सारे आधार होते हैं। इसके आधार में आ जाएगा दार्शनिक आधार। तो इसके कुछ फिलोसफिकल बेसिस होते हैं, कुछ सामाजिक सांस्कृतिक आधार होते हैं जिसको सोशियो कल्चरल बेसिस कहते हैं। फिर कुछ राजनीतिक आधार आ जाते हैं, मनोवैज्ञानिक आधार होते हैं और कुछ अन्य तरह के भी आधार होते हैं। तो पाठ्यचर्या के आधार में 5 आधार होंगे: दार्शनिक, राजनैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक आधार और कुछ अन्य आधार। तो एक एक करके सारे आधार को समझेंगे। दार्शनिक आधार का मतलब होता है कि जो आधार दर्शन से रिलेटेड होंगे, दर्शन विषय से रिलेटेड होंगे, इसमें पाठ्यचर्या विकास की नींव होती है। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि पाठ्यचर्या का संगठन शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है और शिक्षा के ये उद्देश्य हमें दर्शन से ही प्राप्त हो सकते हैं। तो दार्शनिक आधार क्या है इसको देखेंगे। दार्शनिक आधार में आ जाता है स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी। तो स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी में पहला आ जाता है रियलिज्म, यथार्थवाद, आदर्शवाद और प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद। तो ये सारे जितने भी संप्रत्यय हैं दर्शन के, तो वो सब आ जाएंगे इसमें दार्शनिक आधार में। तो दार्शनिक आधार में यथार्थवाद का मतलब हो जाता है कि इसका जन्म 20वीं शताब्दी में हुआ था और इस विचारधारा से उत्पन्न होने के 2 कारक थे। पहला कारक था कि आदर्शवाद को अत्यंत आडंबरपूर्ण तथा जीवन के लिए अनुपयोगी माना गया और विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक अनुसंधान थे। इस प्रकार बौद्धिक दार्शनिकता तथा वैज्ञानिक प्रवृत्ति ने यथार्थवाद को जन्म दिया था। यथार्थवाद की अगर हम सिद्धांत की बात करें तो इसमें पहला सिद्धांत आ जाता है उपयोगिता का सिद्धांत, दूसरा है वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति का सिद्धांत, व्यापक पाठ्यचर्या का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, क्रिया प्रधानता पाठ्यचर्या का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। इसके बाद ब्राउडी के अनुसार बताया गया कि पाठ्यचर्या ऐसा होना चाहिए जिसमें अपेक्षित आदतों का समुचित विकास किया जाना चाहिए। तो उससे 4 प्रकार के कौशल का विकास होता है, जैसे कि व्यवसायिक कौशल, प्रतीकात्मक कौशल, अध्ययन की आदतें और तर्क कौशल। तो ये 4 प्रकार के कौशलों का विकास होता है। इसके बाद आ जाते हैं ह्यूमनिज्म और करिकुलम, मानवतावाद और पाठ्यचर्या। तो मानवतावाद और पाठ्यचर्या का अर्थ होता है कि शिक्षा दर्शन का मानवतावादी दृष्टिकोण उद्देश्यों को प्राप्ति की व्याख्या करता है तथा तर्कसंगत मानववादी इस बात पर जोर देते हैं कि पाठ्यचर्या के लिए उस सामग्री का चुनाव किया जाना चाहिए जो संपूर्ण रूप से मानव जाति के अनुभव में पूर्ण रूप विद्यमान होती है। जैसे कि टैगोर, गांधी, राधाकृष्णन की दृष्टि से शिक्षा विभिन्न विषयों के समन्वयन तथा शिक्षा के आवेशन
पर निर्भर करती है और इसका उद्देश्य है कि व्यक्ति को यह बताना है कि जीवन अनमोल है और जीवन की इच्छा करना मरने से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण कैसे किया जाता है ये देख लेते हैं। तो शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण के लिए पहला जरूरी इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि इसमें मिलान होना चाहिए। उद्देश्यों का निर्धारण करते समय निर्माणकर्ता को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसमें मिलान होना आवश्यक है। तो जिन उद्देश्यों को वह निर्धारित करता है वे उद्देश्य विस्तृत लक्ष्यों के स्रोत से संबंधित होने चाहिए या नहीं है, तो इस चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। वहाँ पर उत्कर्ष होना चाहिए उसमें। तो पाठ्यचर्या छात्र के वर्तमान तथा भावी जीवन के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसलिए समय समय पर पाठ्यचर्या में उसके उद्देश्यों में जो है उत्कर्षता लानी चाहिए। तीसरा जो है इम्पोर्टेंट आ जाता है पॉइंट कि इसमें कथन होना चाहिए। तो उद्देश्य के कथन स्पष्ट तथा तार्किक होने चाहिए। तो उद्देश्य जो भी हो वो कथन स्पष्ट हो और तार्किक रूप से होने चाहिए। उपयोगिता होनी चाहिए। तो पाठ्यचर्या निर्माणकर्ता को ऐसे उद्देश्यों का निर्माण करना चाहिए जो छात्रों की आवश्यकताओं उनकी रुचियों को पूर्ण करते हो तथा अनावश्यक और अनुपयुक्त उद्देश्यों को पाठ्यचर्या में सम्मिलित ही नहीं किया जाना चाहिए। तार्किक वर्गीकरण होना चाहिए। तो उद्देश्यों का वर्गीकरण तार्किक रूप से किया जाना चाहिए। पुनरीक्षण होना चाहिए। तो समय के साथ साथ छात्रों की आवश्यकताओं, उनके ज्ञान, उनके क्षेत्र और अनुदेशात्मक नीतियों में परिवर्तन होता रहता है, इसलिए शिक्षा के उद्देश्यों में भी पुनरीक्षण होना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है ज्ञान का। ज्ञान का मतलब है नॉलेज। ज्ञान का अर्थ हो जाता है कि स्पष्ट रूप से उन सूचनाओं का संग्रह है जो किसी वस्तु, परिस्थिति, अनुभव की समझ को विकसित करने में सहायक होता है तथा ज्ञान समस्त शिक्षा का आधार होता है। तो ज्ञान का मतलब है कि जितनी भी हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं वो ज्ञान पर ही आधारित है। चाहे किसी भी प्रकार की शिक्षा हो, चाहे वो अनौपचारिक शिक्षा हो, औपचारिक शिक्षा हो या निरौपचारिक शिक्षा हो, ज्ञान एक साध्य है और साधन दोनों ही रूप में पाया जाता है। तो ज्ञान साध्य और साधन दोनों का ही काम करता है। शिक्षा के कई उद्देश्यों में से ज्ञान प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है और उसका अभिप्राय यह है कि ज्ञान सूचनाएं होती हैं और ये सूचनाएं किसी भी वस्तु के बारे में हो सकती हैं, किसी भी वस्तु की विशेषता को दिखा सकती हैं या किसी ज्ञान के कारण ही बालक हमारे समाज में प्राप्त करने वाले वस्तुओं को उसी नाम से पुकारते हैं जो नाम संपूर्ण समाज उसको प्रयोग करता है। इस प्रकार से वस्तुओं की जानकारी उसमें हस्तांतरित होती रहती है। तो एक वस्तु को बालक भी उसी नाम से पुकारता है जिस नाम से उस वस्तु को समाज पुकारता आ रहा है। तो वो जो नॉलेज है, वो जो ज्ञान है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक हस्तांतरित होता है, एक जो है पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। तो यह जो है ज्ञान का मतलब हो जाता है। ज्ञान का अर्थ होता है जागरूकता से। तो सुकरात ने ज्ञान का अर्थ बताया है कि ज्ञान एक ऐसी शक्ति है जिसकी सहायता से किसी भी कार्य को किया जाना संभव हो पाता है। तो ज्ञान के द्वारा ही हम किसी चीज़ को कर पाते हैं। ज्ञान के उद्देश्य की हम बात करेंगे तो ज्ञान के क्या क्या उद्देश्य होते हैं। यह समस्याओं के समाधान की युक्तियां प्रदान करता है। तो यह हमें ज्ञान यह बताता है कि हमें किस समस्या को किस तरह से उसका समाधान करना है। किसी घटना या परिस्थिति को समझने में सहायक होता है ज्ञान। तो कोई भी अगर घटना हो जाती है, कोई भी ऐसी परिस्थिति आ जाती है, तो उसमें हमारा ज्ञान ही हमें उस घटना को समझाता है और उस परिस्थिति को समझाता है। क्रिया के लिए उपयुक्त क्षमता का विकास करता है ज्ञान। व्यक्तिगत विकास करता है ज्ञान और सूचनाओं को निश्चित आकार देता है ज्ञान। तो हमारा ज्ञान ही हमें यह बताता है कि सूचनाएं हैं और उनका क्या निश्चित आकार है। ज्ञान जो है हमारी सूचनाओं का व्याख्या करता है, यह हर एक चीज़ की व्याख्या करता है। व्यक्तिगत अनुभवों को सुदृढ़ करता है ज्ञान। तो जो भी व्यक्ति के
व्यक्तिगत अनुभव होते हैं उसको सुदृढ़ बनाना ज्ञान का काम है। ज्ञान के स्रोत क्या क्या होते हैं? तो ज्ञान के कुछ प्राथमिक स्रोत होते हैं। तो इन प्राथमिक स्रोत का मतलब हो जाता है कि ऐसे स्रोत इसमें आते हैं जो सर्वप्रथम हमारे सामने सूचनाओं को उपस्थित करते हैं। तो ऐसे स्रोत जो सबसे पहले हमें सूचना देते हैं उनको हम प्राथमिक स्रोत कहते हैं। तो ज्ञान के स्रोत में पहला स्रोत आ जाता है प्राथमिक स्रोत का। इंद्रियां, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, अद्वैत वेदांत की इंद्रियों को प्राथमिक साधन के रूप में माना जाता है। तो ये सारे प्राथमिक साधन के साधन हैं, प्राथमिक ज्ञान के साधन है। फिर दूसरे नंबर पे आ जाते हैं द्वितीय स्रोत। द्वितीय स्रोत में आएगा सत्तात्मक स्रोत, अप्रामाणिक स्रोत। तो अप्रामाणिक स्रोत में भी टाइप हो जाते हैं। इसमें पहला आएगा अनुभवजन्य ज्ञान और इंटरनेट से प्राप्त सामग्री। फिर तीसरे नंबर पे आ जाते हैं परंपराओं तथा दंत कथाओं से प्राप्त ज्ञान। तो ये भी ज्ञान का एक स्रोत होता है कि जो भी ज्ञान हम परंपराओं से प्राप्त कर रहे हैं या दंत कथाओं से प्राप्त कर रहे हैं। फिर चौथे नंबर पे आ जाता है तर्क चिंतन एवं बुद्धि का ज्ञान। तो जो भी हमारा तर्क चिंतन है और बुद्धि से जो हमें ज्ञान मिल रहा है वो भी एक ज्ञान का स्रोत है। अब देखेंगे पाठ्यचर्या विकास के निर्धारक और प्रेरक। तो पाठ्यचर्या विकास के लिए क्या निर्धारक होते हैं, इसके लिए क्या प्रेरक हैं, इनको जान लेते हैं। तो ज्ञान का संगठन पाठ्यचर्या उद्देश्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और मानव ज्ञान मस्तिष्क की संरचना होती है। इसका अर्थ है कि ज्ञान के लिए किसी प्रकार का अनुभविक आधार होना चाहिए। यदि हम चाहते हैं कि बच्चे विवेकपूर्ण ढंग से स्वतंत्र हो तो वे अपने प्रारंभिक ज्ञान आधार के साथ साथ ज्ञान के निर्माण को आत्मसात करेंगे। तो इस तरह से अगर बच्चे विवेकपूर्ण ढंग से स्वतंत्र होंगे तो वो अपने प्रारंभिक ज्ञान के आधार के साथ साथ ही ज्ञान के निर्माण को आत्मसात कर पाएंगे। जैसे कि उदाहरण के लिए गणित विज्ञान के आधार पर 1 से 5 क्लास के बच्चे जो है सामान्य गणित सीखते हैं। मानवीय ज्ञान की कसौटियों पर 4 प्रकार की कसौटियाँ होती हैं। इसमें पहली आ जाती है अनुभव, दूसरी है अवधारणा, तीसरी है जांच पड़ताल की विधियाँ और चौथी होती है वैश्वीकरण की विधियाँ। अब नेक्स्ट टॉपिक है पाठ्यचर्या या पाठ्यवस्तु के ज्ञान एवं विभिन्न सामाजिक वस्तु का प्रतिनिधित्व एवं समावेशन। तो पाठ्यचर्या को इस प्रकार की शिक्षा की रचना करनी होगी जो असमानता के विरुद्ध संघर्ष कर सके और शिक्षार्थी की सामाजिक, आर्थिक, भावनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। और पाठ्यचर्या पाठ्यपुस्तक के विभिन्न सामाजिक स्वरूप का प्रतिनिधित्व तथा समावेशन के लिए महत्वपूर्ण रहती है। जैसे कि छात्रों के सामाजिक और सांस्कृतिक सरोकार को संज्ञान में रखती है तथा बालिकाओं और स्पेशल चाइल्ड के लिए ये शिक्षार्थियों की शिक्षा प्रदान करती है। शिक्षकों के अनुभव और चिंतन विषय के लिए आवश्यक होती है और पर्यावरणीय विषयों का समावेशन करती है। और पाठ्यचर्या में समावेशी शिक्षा का विकल्प होता है। मूल्यों का संरक्षण किया जाता है। ज्ञान के स्वरूप तथा विभिन्न विषयों का चित्रण किया जाता है। संबंधित स्तर हेतु शैक्षिक उद्देश्यों की सार्थकता देखी जाती है और अधिगमकर्ताओं की विशेषताएं देखी जाती हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे प्रौद्योगिक उन्नति, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात करेंगे। जब से प्रौद्योगिकी का उद्भव हुआ है तब से इसके तीव्र परिवर्तन ने प्रत्येक क्षेत्र में नवीनता ला दी है और उन्नति ला दी है। जब से प्रौद्योगिकी का उद्भव हुआ है तब से हर एक क्षेत्र में बहुत जल्दी से परिवर्तन होता है, बहुत तीव्र परिवर्तन देखने को मिलता है और प्रौद्योगिकी आधुनिक समय पर आधारभूत आवश्यकता मानी जाती है।
तो प्रौद्योगिकी के प्रकाश में आने से पहले शिक्षा का के प्रत्येक भाग का काम हाथों से किया जाता था, लेकिन आज के टाइम पे ऐसी तकनीक आ गई है कि हम हर एक काम कंप्यूटर पर करते हैं। तो उदाहरण के लिए जैसे कि ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना, ऑफलाइन कोर्स आदि प्रौद्योगिकी के उन्नति के उदाहरण हैं। तो वर्तमान समय में शिक्षा प्रौद्योगिकी निहितार्थों से परिपूर्ण है। तो आज के टाइम पे जो भी हमारी शिक्षा है, जो भी हमारा पाठ्यचर्या है, वो पूरी तरह से प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता है। आज के टाइम पे एडवांस लर्निंग कराई जा रही है बच्चों को। तो यहाँ पे हर एक चीज़ ऑनलाइन हो चुकी है। बच्चों को जो है आज स्लाइड्स के थ्रू पढ़ाया जा रहा है, ऑनलाइन उन्हें पढ़ाया जा रहा है, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होते हैं। जैसे कि पेंडेमिक टाइम पे बच्चे की ऑनलाइन क्लासेस चलती थी, तो ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो चुकी हैं क्योंकि आज के टाइम पे हमारी टेक्नोलॉजी इतनी हाई है। तो प्रौद्योगिकी के विकास से ही ये सारी चीज़ें संभव हो पाई हैं। प्रौद्योगिकी उन्नति की आवश्यकता क्या है, इसको देखेंगे। तो प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है शिक्षा के लिए। तो शिक्षा में यह नवीन परिवर्तन करती है। तो बच्चे के विकास के लिए भी प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है। बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है। टाइम का यूटिलाइजेशन करने के लिए, टाइम की सही उपयोगिता करने के लिए भी हमें प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि शिक्षा में प्रौद्योगिकी उन्नति के कितने प्रकार हैं। तो शिक्षा में प्रौद्योगिकी उन्नति कई तरह से ली जाती है। जैसे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम किया जाता है। जैसे कि किंडरगार्टन से लेकर स्नातक तक विद्यालय में शिक्षा को प्रभावित करने वाले एक सफल तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग किया जाता है, जिसमें व्यक्तिगत अधिगम के द्वारा अधिक से अधिक स्तरों पर उपयोग किया जाता है। इसका स्मार्ट क्लासेस कृत्रिम बुद्धिमत्ता का एक प्रमुख उदाहरण होती हैं। तो आज के टाइम पे बच्चों को स्मार्ट क्लासेस दी जाती हैं, तो ये एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता का ही उदाहरण है। और ये इसीलिए संभव हो पाया है क्योंकि हमारे लिए शिक्षा में प्रौद्योगिकी की उन्नति हुई है, तो जिससे यह संभव हो पाया है। फिर दूसरा आ जाता है आभासी वास्तविकता। तो जो चीज़ हमारे पास प्रेजेंट नहीं है, हम उसको भी 3D त्रिआयामी वातावरण के थ्रू देख सकते हैं, उसको जान सकते हैं, उसको आभासी उसकी वास्तविकता को पहचान सकते हैं। एम लर्निंग आ जाता है नेक्स्ट। तो एम लर्निंग का मतलब हो जाता है कि आज के टाइम पे ऑनलाइन हर चीज़ हो रही है, इंटरनेट के थ्रू हो रही है, कंप्यूटर के थ्रू हो रही है, मोबाइल्स पे हम देखते हैं। तो इसमें जो है ऑनलाइन हर चीज़ है, तो ऑनलाइन लर्निंग को ही एम लर्निंग कहा जाता है, जिससे हर एक चीज़ बहुत कन्वीनियंट हो गई है और बहुत एफिशिएंटली हम हर एक चीज़ को कर पाते हैं। लैपटॉप एंड टैबलेट्स आ जाएंगे। तो लैपटॉप और टैबलेट भी शिक्षण संस्थान में परंपरागत तकनीकों तथा शिक्षण विधियों को और अधिक उन्नत शिक्षण प्रकरणों से परिवर्तन में आते हैं। तो आज के टाइम पे हर एक घर में लैपटॉप है, स्मार्टफोन है, टैबलेट्स हैं, जिससे कि शिक्षण संस्थान में बहुत उन्नति हुई है, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत उन्नति हुई है। तो बच्चे आज स्मार्ट क्लासेस कर रहे हैं, उसके थ्रू ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, डिजिटल क्लासेस कर रहे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट यूनिट पे, थर्ड यूनिट की बात करेंगे। तो थर्ड यूनिट का टॉपिक है हमारा पाठ्यचर्या प्रारूप एवं मूल्यांकन रणनीतियाँ। तो पाठ्यचर्या का क्या प्रारूप होता है और इसकी क्या मूल्यांकन रणनीतियाँ होती हैं, इसके बारे में जानेंगे। पाठ्यचर्या का प्रारूप पहले समझ लेते हैं। तो पाठ्यचर्या का परिचय पूर्व से दिया जा चुका है और प्रभावशाली शिक्षण के लिए एक उत्तम पाठ्यचर्या का होना आवश्यक होता है। पाठ्यचर्या के कॉन्सेप्ट की अगर इसके प्रत्यय की बात की जाए तो पाठ्यचर्या प्रारूप एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है और पाठ्यचर्या बनाए जाने के पहले उसका प्रारूप तैयार किया जाता है। तो इसके पहले इसका एक करिकुलम डिज़ाइन किया जाता है, इसका एक प्रारूप बनाया जाता है। तो यही प्रारूप अभिकल्प प्रक्रिया को वास्तविक स्वरूप प्रदान करता है। तो जितने प्रकार का पाठ्यचर्या का प्रारूप होगा उतने ही प्रकार की पाठ्यचर्या भी होगी। जेम्स एल ली ने बताया है
कि छात्र पाठ्यचर्या की संरचना का निर्माण 6 भिन्न भिन्न तत्वों से मिलकर किया जाता है, जैसे कि आयोजन का प्रारूप, क्षेत्र, अनुक्रम, निरंतरता, संतुलन, विस्तार और एकीकरण। फिर सेलर ने भी डेफिनेशन दी है इसके बारे में, पाठ्यचर्या प्रकल्प के बारे में। प्रारूप के अंतर्गत अध्ययन के विषयों को समेकित किया जाता है और इसमें शिक्षक तथा विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। उनके मानसिक स्तर को ध्यान में रखकर विषयों को सम्मिलित किया जाता है और इस प्रारूप में पाठ्य सहगामी क्रियाओं को भी विशिष्ट स्थान प्रदान किया जाता है। इसमें संपूर्ण तथा सार्वभौमिक शिक्षा, सामूहिक शिक्षा, व्यक्तिगत शिक्षा, सामाजिक कार्यों को भी स्थान दिया जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक इसमें आ जाता है पाठ्यचर्या प्रारूप का वर्गीकरण। पाठ्यचर्या प्रारूप तो हमने तैयार कर लिया, लेकिन उसका कैसे वर्गीकरण किया जाना है ये देखना भी आवश्यक होता है। तो पाठ्यचर्या प्रारूप का वर्गीकरण भारतीय पाठ्यचर्या प्रारूप के रूप में किया जाता है। भारतीय पाठ्यचर्या प्रारूप में एक आ जाता है सामान्य प्रारूप, दूसरा इसका वर्गीकरण आ जाता है विशिष्ट प्रारूप का। तो विशिष्ट प्रारूप के कुछ अपने नियम होते हैं। फिर तीसरा इसका प्रारूप आ जाता है अति विशिष्ट प्रारूप, जिसको कहा जाता है। तो ये 3 प्रकार के भारतीय प्रारूप होते हैं पाठ्यचर्या प्रारूप के। फिर इसमें दूसरे नंबर पे आ जाता है पाश्चात्य पाठ्यचर्या प्रारूप, जिसको वेस्टर्न करिकुलम डिजाइन कहा जाता है। तो इसमें यूएसए में सबसे अधिक वह प्रयोग किया जाता है। तो यूएसए में सबसे अधिक उपयोग किया जाता है इसका। सामान्य प्रारूप इसमें आ जाते हैं पहले नंबर पे, जो सरल होते हैं और सुगम होते हैं उनको सामान्य प्रारूप कहा जाएगा। फिर आते हैं सेकंड नंबर पे विशिष्ट प्रारूप, विशिष्ट प्रारूप आ जाएंगे। फिर थर्ड नंबर पे आते हैं छात्र क्रिया आधारित अति विशिष्ट प्रारूप। तो छात्र की क्रियाओं पे जो आधारित होंगे उनको अति विशिष्ट प्रारूप कहा जाएगा। जेम्स एम ली ने वर्गीकरण किया है पाठ्यचर्या प्रारूप का। तो उन्होंने इस तरह से बताया है कि अंशों में विभाजित प्रारूप आते हैं, एकीकृत प्रारूप आ जाते हैं। फिर गुडलैंड के अनुसार वर्गीकरण किया गया है। तो गुडलैंड ने एकीकृत प्रारूप बताया है, व्यापक प्रारूप बताया है और संगठित प्रारूप बताया है। फिर इसके बाद स्मिथ और स्टेनली के अनुसार वर्गीकरण किया गया है। इन्होंने विषयक प्रारूप बताया है, क्रियात्मक प्रारूप बताया है और एकीकृत प्रारूप बताया है। हिल्दा टाबा के अनुसार वर्गीकरण किया गया है पाठ्यचर्या प्रारूप का। तो उन्होंने व्यापक प्रारूप बताया है, सामाजिक जीवन प्रारूप बताया है, क्रियात्मक प्रारूप बताया है और एकीकृत प्रारूप बताया है। तो इस तरह से अलग अलग शिक्षा शास्त्री ने अलग अलग वर्गीकरण किया है पाठ्यचर्या प्रारूप का। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आधुनिक नवीन पाठ्यचर्या प्रारूप। तो आधुनिक टाइम पे नवीन पाठ्यचर्या का प्रारूप कैसा होना चाहिए ये बताया गया है इसमें। फिर नेक्स्ट टॉपिक इसमें आ जाता है पाठ्यचर्या विकास एवं पाठ्यचर्या प्रारूप में अंतर। तो पाठ्यचर्या विकास और पाठ्यचर्या प्रारूप में क्या अंतर है इसको दिखाया गया है यहाँ। तो ये कुछ पॉइंट्स में अंतर इसके दिखाए गए हैं पाठ्यचर्या प्रारूप और पाठ्यचर्या विकास में। फिर नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है पाठ्यचर्या प्रारूप के पद। तो क्या स्टेप्स होते हैं करिकुलम डिजाइन के किसी भी पाठ्यचर्या का प्रारूप निर्धारित करने के लिए, उसमें कौन से पद आते हैं इनको देखेंगे। तो इसके लिए पहला पद आ जाता है शैक्षिक आवश्यकताओं का निर्धारण करना। पाठ्यचर्या को के प्रारूप को जानने के लिए सबसे पहले जरूरी हो जाता है कि क्या शैक्षिक आवश्यकता है उसका निर्धारण किया जा सके। फिर शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण किया जाना चाहिए। तो कौन से शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करना है तो उनका निर्धारण किया जाना चाहिए शैक्षिक उद्देश्यों का।
फिर देखना चाहिए कि विषय वस्तु चयन के मानदंड क्या हैं, तो क्या क्राइटेरिया है किसी भी विषय वस्तु को चयनित करने का, इसको देखा जाना चाहिए। फिर देखना चाहिए कि विषय वस्तु का गठन किस तरह से किया जाए, तो कौन सी विषय वस्तु को सम्मिलित किया जाए इसमें, इसको देखा जाना चाहिए। फिर आ जाता है कि अधिगम अनुभवों का चयन किया जाना चाहिए, तो अधिगम के लिए अनुभवों का चयन होना चाहिए। फिर संसाधनों की पहचान की जानी चाहिए। उसके बाद आ जाता है शिक्षण विधियों का निर्धारित किया जाना चाहिए, तो शिक्षण की विधियां निर्धारित की जानी चाहिए। पाठ्यचर्या का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। और फिर लास्ट में स्टेप आ जाता है पाठ्यचर्या का पूर्व परीक्षण किया जाना चाहिए। तो ये कुछ पद होते हैं पाठ्यचर्या के प्रारूप को निर्धारित करने के लिए। तो इसमें अगर हम देखें कि शैक्षिक आवश्यकताओं का निर्धारण किस तरह से होता है, तो शैक्षिक आवश्यकताओं का निर्धारण सर्वे के द्वारा हो सकता है, सर्वेक्षण के द्वारा किया जाता है, या आंकड़ों का विश्लेषण करके भी शैक्षिक निर्धारण किया जा सकता है। फिर आ जाता है कि विषय वस्तु चयन के मानदंड, तो विषय वस्तु का चयन करने के लिए इसके कुछ मानदंड होते हैं। तो इसके विषय वस्तु के मानदंड में आ जाता है पहला, आत्मनिर्भरता होनी चाहिए, तो आत्मनिर्भरता होना आवश्यक है। महत्व होना चाहिए, तो जो भी विषय वस्तु हम चयन कर रहे हैं उसका कोई महत्व होना चाहिए। उसकी वैधता क्या है, जो हम विषय वस्तु चयनित करते हैं उसकी वैधता देखनी चाहिए। रुचि क्या है, तो विषय वस्तु का चयन करते समय यह देखना चाहिए कि वह कौन से आयु वर्ग की है, कौन से बच्चे उसमें रुचि लेंगे, तो इसको देखना आवश्यक हो जाता है। उपयोगिता क्या है, तो जो भी विषय वस्तु हम चयनित करते हैं उसमें देखते हैं कि उसकी उपयोगिता क्या है। फिर देखा जाता है कि जो हम विषय वस्तु चयनित कर रहे हैं उसमें अधिगम की योग्यता क्या है। फिर बाह्यता देखी जाती है, उसकी अवेलेबिलिटी देखी जाती है। तो ये कुछ मानदंड होते हैं किसी भी क्राइटेरिया को चुनने के। अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है पाठ्यचर्या मूल्यांकन का। तो पाठ्यचर्या का किस तरह से मूल्यांकन किया जाना चाहिए इसको समझेंगे। पहले समझ लेते हैं कि मूल्यांकन का अर्थ क्या है। शिक्षण प्रक्रिया में विभिन्न चरणों में मूल्यांकन का विशेष महत्व होता है। इसके माध्यम से यह ज्ञात किया जाता है कि छात्रों का विकास किस सीमा तक हुआ है, तो उसमें छात्रों में किस सीमा तक उनका विकास हो चुका है इसका पता लगाया जाता है मूल्यांकन के द्वारा। तथा कितना बचा हुआ है, तो इसमें ये भी देखा जाता है कि कितना विकास हो चुका है किस सीमा तक और किस सीमा तक अभी विकास होना बाकी है। शिक्षण प्रक्रिया का मुख्य कार्य छात्रों के व्यवहार, उनकी अभिवृत्तियों में वांछित परिवर्तन लाना है। तो शिक्षण प्रक्रिया के द्वारा हम छात्रों में उनके व्यवहार में, उनकी प्रवृत्तियों में जो है परिवर्तन लाते हैं। डांडेकर के अनुसार बताया गया है कि मूल्यांकन हमें बताता है कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों की प्राप्ति कर ली है। तो मूल्यांकन के द्वारा इस चीज का पता लगाया जाता है कि बालक ने कौन सी सीमा तक कौन से उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया है। शिक्षण प्रक्रिया के 3 मुख्य पहलू होते हैं। शिक्षण प्रक्रिया में पहला मुख्य पहलू आ जाता है कि शैक्षिक लक्ष्य की प्राप्ति की जानी चाहिए। फिर दूसरा प्रमुख पहलू होता है कि सीखने के अनुभव को देखना चाहिए। फिर तीसरा मूल्य प्रक्रिया आ जाती है इसमें कि मूल्यांकन विधियां क्या हैं। तो ये 3 शिक्षा के मूल पहलू होते हैं शिक्षण प्रक्रिया के। पाठ्यचर्या मूल्यांकन की अवधारणा क्या है इसको समझ लेते हैं। तो पाठ्यचर्या के मूल्यांकन के लिए विशिष्ट अवधारणा होती है। इसमें पाठ्यचर्या के मूल्यांकन के लिए 2 तथ्य बताए गए हैं। पहला तथ्य होता है कि पाठ्यचर्या की विशिष्ट विशेषताओं तथा कमजोरियों का पता लगाना, उन्हें दूर किया जाता है पाठ्यचर्या के द्वारा, मूल्यांकन के द्वारा। फिर रणनीतिक परिवर्तन और नीतिगत निर्णयों, अधिगम शिक्षण के लिए सुधार तथा निगरानी के लिए संकेतकों का महत्वपूर्ण तथा सूचनाओं के अंतर्गत इसमें रखा जाता है। पाठ्यचर्या मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है, तो पाठ्यचर्या मूल्यांकन से हमारा
अभिप्राय होता है कि किसी भी पाठ्य वस्तु या पाठ्य सामग्री से छात्रों के व्यवहार में आने वाले परिवर्तनों को मापा जाता है और पाठ्यचर्या द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को इसमें देखा जाता है कि किस सीमा तक छात्रों ने जो है उद्देश्यों की प्राप्ति कर ली है। इसके लिए पाठ्यचर्या मूल्यांकन किया जाता है और पाठ्यचर्या मूल्यांकन में पाठ्यवस्तु की प्रभावशीलता देखी जाती है, उसकी संप्राप्ति देखी जाती है, उसका व्यवहार देखा जाता है, व्यवहार में परिवर्तन देखा जाता है। पाठ्यचर्या का नियोजन विद्यालय द्वारा निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है और पाठ्यचर्या की उपयोगिता के लिए किए जाने वाले परीक्षण को पाठ्यचर्या मूल्यांकन कहा जाता है। पाठ्यचर्या मूल्यांकन के अनेक पाठ्यचर्या के अंतर्गत विकास प्रक्रिया के सभी पक्षों का मूल्यांकन शैक्षिक उद्देश्य प्राप्ति हेतु अधिगम अनुभवों तथा विषय वस्तु का संगठन और शिक्षण विधियों का निर्धारण भी किया जाता है। पाठ्यचर्या मूल्यांकन के लिए कुछ प्रमुख अवयव होते हैं, जिसमें पहला आ जाता है उद्देश्य, दूसरा है विषय वस्तु, तीसरा है विधियां और चौथा है इसमें छात्रों के मापने के लिए मूल्यांकन की प्रक्रिया। तो ये कुछ प्रमुख अवयव होते हैं मूल्यांकन के लिए। अब विभिन्न मूल्यांकन रणनीतियों की बात करेंगे तो क्या क्या रणनीतियां हैं मूल्यांकन के लिए। इसमें पहली आ जाती है पाठ्यचर्या प्रारूप के पद की बात करेंगे तो पाठ्यचर्या के प्रारूप के लिए कौन कौन से पद हैं। पहला है संरचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन, दूसरा आ जाता है सेमेस्टर और तिमाही प्रणाली, तीसरा है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, चौथा है मानदंड संदर्भित एवं मानक आदर्श संदर्भित परीक्षण, फिर पांचवा है इसमें संचयी ग्रेड बिंदु औसत जिसको CGPA कहा जाता है और छठे नंबर पे आ जाता है ग्रेड अंक औसत जिसको GGPA कहा जाता है। तो इसमें पहला है संरचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन। तो संरचनात्मक मूल्यांकन का मतलब हो जाता है कि ऐसा मूल्यांकन जो एक प्रोग्राम, एक कार्यक्रम के द्वारा, एक उत्पाद के द्वारा या किसी एक ऑब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है, जब उसका प्रोसेस चल रहा हो तब इस प्रक्रिया को किया जाता है। माइकल स्क्रीवन ने संरचनात्मक और योगात्मक आकलन का प्रत्यय दिया था 1967 में तथा सन 1968 में बेंजामिन ब्लूम ने अपनी पुस्तक लर्निंग फॉर मास्टरी में इस प्रत्यय के बारे में बताया और यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्रों के सुधार के लिए एक उपकरण के रूप में उन्होंने प्रयोग किया। अंग्रेजी शब्द फॉर्मेटिव को अगर हम देखें तो इसका अर्थ होता है संरचनात्मक से लिया जाता है। इसका अर्थ संरचनात्मक मूल्यांकन को कई लोगों का द्वारा अधिगम के लिए मूल्यांकन भी कहा जाता है। इस प्रकार के मूल्यांकन का मुख्य प्रयोजन छात्रों को वह रचनात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करने में सक्षम बनाया जाता है, उन्हें बेहतर सीखने के लिए, प्रभावी प्रगति के लिए उन्हें जो है मदद दी जाती है। इसमें शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण की पाठ्यवस्तु को हमेशा इकाइयों में बांटकर शिक्षण किया जाता है और प्रत्येक इकाई में को 2 या 3 इकाइयों में समूह को छात्रों को पढ़ाने के बाद अंत में परीक्षण दिया जाना चाहिए और इस इकाई परीक्षण को संरचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। तो जो भी मूल्यांकन किया जाता है 2 या 3 इकाइयों में समूह के छात्रों में पढ़ने के अंतर्गत परीक्षण किया जाता है तो उसे हम संरचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। तो ये संरचनात्मक मूल्यांकन के बारे में है। अब आ जाता है संरचनात्मक मूल्यांकन से कुछ सूचनाएं एकत्र की जाती हैं जो विभिन्न विधियों पर आधारित होती हैं, जैसे कि प्रश्नावली विधि, सर्वे और स्वयं सहकर्मी मूल्यांकन, निरीक्षण,
या परीक्षा। अब आ जाता है मूल्यांकन। संरचनात्मक मूल्यांकन की कुछ विशेषताएं हैं। तो ये नैदानिक और सुधारात्मक होता है। ये प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए प्रावधान होता है। छात्रों के स्वयं सीखने में उनकी सक्रिय भागीदारिता होती है इसमें। तो ये कुछ विशेषताएं हैं संरचनात्मक मूल्यांकन के बारे में। अब बात करेंगे योगात्मक मूल्यांकन के बारे में, जिसको समेटिव इवैल्यूएशन कहा जाता है। तो माइकेल स्क्रू ने ही समेटिव अर्थात योगात्मक को दिया था, और जिसका अर्थ होता है योग। अतः इसको योगात्मक एवं अंकलित मूल्यांकन के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह की परीक्षा में जब छात्र सभी इकाइयों का पृथक पृथक रूप से संरचनात्मक मूल्यांकन कर लेते हैं, तो अंत में उन्हें एक परीक्षण दिया जाता है जिसमें सभी इकाइयों या उन इकाइयों का कुछ अंश शामिल होता है, तो जिसको योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। तो योगात्मक मूल्यांकन, जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है कि योग, तो जब बच्चों का संरचनात्मक मूल्यांकन हो जाता है तो उसकी हर एक इकाई से एक परीक्षण कराया जाता है जिसमें उसका सम्मिलित रूप सम्मिलित होता है। तो इस तरह के परीक्षण को योगात्मक मूल्यांकन कहा जाता है बच्चों के लिए। प्रोफेसर S.K. दुबे ने बताया है कि योगात्मक मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया होती है जो कि छात्रों का शैक्षिक, व्यक्तिगत, व्यवहारिक मूल्यांकन करती है और छात्रों के सभी पक्षों के विकास को स्पष्ट करती है। योगात्मक मूल्यांकन का अर्थ होता है कि अधिगम का मूल्यांकन करना। तो बच्चों ने जो चीज़ें सीख ली है उसका मूल्यांकन किया जाता है जब वो पूरी अधिगम कंप्लीट हो जाती है तब। योगात्मक मूल्यांकन के कुछ गुण होते हैं। तो इसके गुण में आ जाता है कि यह एक व्यापक मूल्यांकन होता है, यह छात्रों के संपूर्ण पक्षों का मूल्यांकन करता है, यह मूल्यांकन उद्देश्य की प्राप्ति पर निर्भर करता है और यह मूल्यांकन छात्रों के ज्ञान के स्तर का भी मूल्यांकन करता है। तो ये कुछ गुण होते हैं योगात्मक मूल्यांकन के। फिर इसके कुछ दोष दिए गए हैं। अब आ जाते हैं अंतर पर। तो संरचनात्मक मूल्यांकन और योगात्मक मूल्यांकन में क्या अंतर होता है इसको देख लेंगे। इस तरह का मूल्यांकन, संरचनात्मक जो मूल्यांकन होगा वह किसी भी शिक्षा नीति को लागू करने से पूर्व और प्रारंभिक स्तर पर उपयुक्त किया जाता है, लेकिन ये जो योगात्मक मूल्यांकन होता है वह मूल्यांकन अंतिम निर्णय के लिए प्रयुक्त किया जाता है ताकि उस विधि को ग्रहण करके यथार्थवत रखें या नहीं ये समझा जा सके। संरचनात्मक मूल्यांकन के द्वारा छात्र के ज्ञान का स्तर पता लगाया जाता है, जबकि योगात्मक मूल्यांकन के द्वारा अधिगम मूल्यांकन किया जाता है और छात्र तथा अध्यापक दोनों को ही सूचना प्रदान की जाती है। संरचनात्मक मूल्यांकन में छात्रों को आगे के लिए निर्देश दिए जाते हैं ताकि वह अगली योजना पर अपने में सुधार ला सकें, और योगात्मक मूल्यांकन में इसमें परिणाम के रूप में ग्रेड प्रदान किए जाते हैं कि कितना जो है छात्रों ने प्राप्त किया है इसको बताया जाता है। फिर संरचनात्मक मूल्यांकन में प्रश्न पूछा जाता है, परीक्षा लिया जाता है, लेखन असाइनमेंट दिए जाते हैं। ये संरचनात्मक मूल्यांकन के उदाहरण हैं, जबकि योगात्मक मूल्यांकन के उदाहरण होते हैं कि इसमें फाइनल प्रोजेक्ट दिया जाएगा, मिड टर्म टेस्ट कराए जाएंगे, छमाही परीक्षा कराई जाती है। तो ये सब योगात्मक मूल्यांकन के उदाहरण हैं। अब आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक, सेमेस्टर परीक्षा या त्रिमासिक सत्र परीक्षा। तो सेमेस्टर सिस्टम का मतलब है कि एक जो शैक्षिक साल होता है उसको दो भागों में विभाजित कर दिया जाता है। तो दो भाग का मतलब है कि 6 महीने का एक जो है सेमेस्टर हो जाता है। तो इस चीज़ को ही सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली के नाम से जाना जाता है। ये अलग अलग कॉलेज में अलग अलग तरह का होता है और आज के टाइम पे हर एक एजुकेशन जो है सेमेस्टर प्रणाली पे ही निर्भर करती है। सेमेस्टर प्रणाली का समर्थन करते हुए कपिल सिब्बल ने कहा है कि सरकार सेमेस्टर प्रणाली के पक्ष में है और
हालांकि इस विषय पर विश्वविद्यालय तथा कुलपतियों का फैसला लिया जाता है और सेमेस्टर प्रणाली लागू करने का उद्देश्य छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए लिया जाता है और उनका कल्याण करने के लिए लिया जाता है। सेमेस्टर प्रणाली का एक शैक्षिक शब्द होता है। इसका अर्थ होता है कि शैक्षणिक वर्ष का विभाजन किया जाना, समय के साथ साथ कॉलेज की कक्षाओं को आयोजित किया जाता है। तो इस प्रणाली को सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली कहा जाता है। सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली के कुछ महत्व होते हैं, इसके कुछ उद्देश्य रहते हैं। हम आ जाते हैं नेक्स्ट यूनिट पे। तो ये हमारी यूनिट 4 है। यूनिट 4 में पहला टॉपिक आ जाता है, ये यूनिट डील करेगी पाठ्यचर्या के विविध प्रतिमान से। तो इसमें पहला टॉपिक आ जाता है पाठ्यचर्या के प्रतिमान। तो प्रतिमान के लिए क्या अवधारणा होनी चाहिए? तो प्रतिमान के लिए जो अवधारणा रहती है वह पूरी तरह से बालक, शिक्षक और पाठ्यचर्या पर निर्भर करती है। तो ये तीन तत्व किसी भी प्रतिमान की अवधारणा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं: बालक, शिक्षक और पाठ्यचर्या। प्रतिमान का क्या अर्थ होता है? तो प्रतिमान का अर्थ है, वैसे तो प्रतिकृति के रूप में इसको समझा जाता है, लेकिन इसे अंग्रेजी भाषा में मॉडल कहा जाता है। और सामान्य तौर पर हम कई वस्तुओं का मॉडल देखते हैं, जैसे कि ताजमहल। तो ताजमहल का छोटा रूप भी देखते हैं, उसका स्वरूप देखते हैं। विल्ड के अनुसार बताया गया है कि किसी आदर्श के अनुरूप व्यवहार किए जाने को ढालने तथा किसी क्रिया की ओर निर्देशित करने की प्रक्रिया को मॉडल या प्रतिमान कहा जाता है। तो जब हम किसी आदर्श के रूप में, उसके व्यवहार के रूप में व्यवहार के अनुरूप क्रिया करते हैं और क्रिया की ओर निर्देशित करते हैं, तो इस प्रकार की प्रक्रिया को मॉडल या प्रतिमान कहा जाता है। पाठ्यचर्या प्रतिमान का अर्थ हमने समझ लिया। अब इसके तीन तत्व होते हैं। पाठ्यचर्या प्रतिमान के तीन प्रमुख तत्व होते हैं, जिसमें पहला तत्व आ जाता है लक्ष्य प्रतिमान। तो लक्ष्य प्रतिमान का मतलब है कि पाठ्यचर्या का जो प्रतिमान होगा उसमें हमें लक्ष्य की प्राप्ति करनी होगी, ये पहला उद्देश्य होता है। फिर विविध या प्रक्रिया प्रतिमान आ जाता है दूसरे नंबर पे। तो विधि और प्रक्रिया प्रतिमान देखा जाता है। फिर इसके लिए तीसरा तत्व हो जाता है परिस्थिति प्रतिमान, कि कैसी परिस्थितियां हैं, तो उसके आधार पर ही पाठ्यचर्या को के प्रतिमान को डिसाइड किया जाता है। तो परिस्थिति प्रतिमान आ जाता है तीसरे नंबर पे। पाठ्यचर्या के समान प्रतिमान। तो पाठ्यचर्या के कुछ सामान्य प्रतिमान होते हैं, जिसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम और अष्टम, नवम, ये सारे प्रतिमान आ जाते हैं। इसके लिए कुछ क्रम दिए गए हैं। ये जो है सोपान के कुछ क्रम है जो 9 पॉइंट तक बताए गए हैं इसमें। पाठ्यचर्या विकास के मॉडल नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, पाठ्यचर्या विकास के मॉडल। तो क्या मॉडल्स हैं करिकुलम डेवलपमेंट के लिए, इसको देखेंगे हम लोग। तो पाठ्यचर्या विकास के कुछ मॉडल दिए गए हैं, इसमें जटिल एवं सरल दोनों ही मॉडल को प्रस्तुत किया गया है। पाठ्यचर्या प्रतिमानों के मुख्य रूप से 3 वर्ग होते हैं, जैसे कि उद्देश्य का मूल्यांकन प्रतिमान, प्रतिक्रिया प्रतिमान और परिस्थिति प्रतिमान। ये 3 जो है तत्व होते हैं किसी भी प्रतिमान के। इसमें पहला आ जाता है प्रशासनिक पाठ्यचर्या मॉडल। तो प्रशासनिक पाठ्यचर्या मॉडल सेलर एवं उनके सहयोगियों सेलर, अलेक्जेंडर और लेविस ने 1981 में प्रशासकीय दृष्टिकोण से पाठ्यचर्या विकास का निर्माण किया और इसमें उन्होंने पाठ्यचर्या योजना का वर्णन किया। विश्लेषण का संबंध इसमें साधन एवं साध्य से रखा गया, आवश्यक एवं सुसंगत तथ्यों से रखा गया, आंकड़ों एवं गतिविधियों की सक्रियता से रखा गया एवं प्रक्रियाओं के आरंभ और अंत से रखा गया। तो इसके लिए अवधारणा क्या रखी गई और इसका मॉडल क्या है, तो इसको देख लेते हैं। प्रशासनिकीय पाठ्यचर्या मॉडल है ये। इसमें बाह्य शक्तियाँ
ताकतें, वैध आवश्यकताएं, अन्वेषणात्मक आंकड़े तथा व्यावसायिक संगठन राज्यों की दिशा निर्देश प्रभावित करते हैं और इनका संबंध होता है लक्ष्य एवं उद्देश्य से। लक्ष्य एवं उद्देश्य का संबंध हो जाता है पाठ्यचर्या का आधार समाज छात्र विद्यार्थी ज्ञान और लक्ष्य एवं उद्देश्य का सीधा संबंध हो जाता है पाठ्यचर्या प्रारूप से। पाठ्यचर्या प्रारूप का संबंध होता है पाठ्यचर्या का क्रियान्वयन से और पाठ्यचर्या मूल्यांकन से इसका संबंध होता है। फिर पाठ्यचर्या मूल्यांकन का सीधा संबंध हो जाता है लक्ष्य एवं उद्देश्य से। तो ये प्रशासनिक पाठ्यचर्या मॉडल है जो सेलर के अनुसार और उनके साथियों के अनुसार दिया गया था। अब दूसरा मॉडल आ जाता है पाठ्यचर्या के लिए ग्रॉस रूट या हिल्डा टाबा मॉडल। तो ग्रॉस रूट या हिल्डा टाबा मॉडल इसको कहा जाता है। ग्रॉस रूट प्रतिमान के अंतर्गत पाठ्यचर्या का विकास ऊपरी स्तर से ना होकर बल्कि प्रारंभ करके निचले स्तर से प्रारंभ करने का प्रयास करना चाहिए। तो इसमें ऊपर से नहीं बल्कि निचले स्तर से तब प्रारंभ किया जाना चाहिए प्रतिमान को। इससे अभिप्राय होता है कि पाठ्यचर्या का विकास शिक्षक तथा छात्र से प्रारंभ करने से होता है। तो इसमें जो भी पाठ्यचर्या का विकास होगा वो शिक्षक और छात्र से प्रारंभ किया जाना चाहिए। पाठ्यचर्या विकास का सर्वप्रथम प्रयास प्रबंधन प्रणाली से शिक्षा के केंद्रीयकरण करने से प्रयोग किया जाना चाहिए। ग्रॉस रूट प्रतिमान शिक्षा प्रणाली को विकेंद्रीकरण करने के लिए विकसित किया जाता है तथा विकास और सुधार से इसमें तात्पर्य होता है कि पाठ्यचर्या के सभी घटकों और अध्ययन के महत्वपूर्ण क्षेत्र आदि को सम्मिलित किया जाना इसमें जरूरी होता है। हिल्डा टाबा जॉन टाइलर के सहकर्मी थे। वे भी छात्रों के लिए एक संतुलित एवं उपयोगी पाठ्यचर्या का निर्माण करने के लिए प्रयासरत थे। पाठ्यचर्या निर्माण को लेकर टाबा का दृष्टिकोण व्यवहारिक उपागम पर आधारित था और यह चरणबद्ध रूप से योजनागत विशिष्ट लक्ष्यों तथा उद्देश्यों गतिविधियों को सम्मिलित करते हुए तब निर्मित करते थे पाठ्यचर्या को। अब ये नेक्स्ट प्रतिमान है जो केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली CIET के बारे में दिया गया है ये। तो इसका गठन राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT के द्वारा किया गया था एक नोडल एजेंसी के रूप में सन 1984 में। फिर केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान की संरचना बताई गई है। तो CIET की क्या संरचना है इसको बताया गया है यहाँ पे। अब आ जाते हैं टाइलर मॉडल के संक्षिप्त चरण का प्रारूप देखने के लिए। तो टाइलर मॉडल के संक्षिप्त चरण का प्रारूप अगर हम देखें तो ये इसका टाइलर का मॉडल प्रस्तुत किया गया है यहाँ पे। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं शिक्षा के प्रतिमान। तो क्या मॉडल्स हैं टीचर एजुकेशन के लिए उसको देखेंगे। इसमें बनस्थली विद्यापीठ आता है। तो बनस्थली विद्यापीठ का नाम प्रसिद्ध है। ये 850 एकड़ में फैली हुई एक बनस्थली विद्यापीठ है जो 1935 में स्टैब्लिश की गई थी और इसका नाम श्री शांताबाई शिक्षा कुटीर से बदलकर 1943 में बनस्थली विद्यापीठ रख दिया गया था। इसके संस्थापक का नाम पंडित हीरालाल शास्त्री था। उनकी पत्नी रतन शास्त्री थी और इसकी स्थापना के विषय में उन्होंने निर्णय लिया था। बनस्थली की स्थापना के लिए पंडित हीरालाल शास्त्री ने जयपुर राज्य सरकार
के सचिव पद से त्याग पत्र देकर तब इसका जो है स्थापना की थी उन्होंने इस बनस्थली विद्यापीठ की। पंडित हीरालाल शास्त्री एक सुदूर गांव बनस्थली पहुंचे और वहीं पर इस शिक्षा कुटीर की स्थापना की। बनस्थली ही बाद में बनस्थली हो गई, तो बनस्थली को ही बाद में बनस्थली का नाम दिया गया था और यह संस्थान बनस्थली विद्यापीठ के नाम से लोकप्रिय हो गया। तो बनस्थली विद्यापीठ में पंचमुखी शिक्षा का सिद्धांत दिया गया था। इसमें पंचमुखी शिक्षा पद्धति को लाया गया। तो इसके अंतर्गत शारीरिक शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा, कला शिक्षा, नैतिक शिक्षा और बौद्धिक शिक्षा आते हैं। तो ये 5 पंचमुखी शिक्षा की पद्धति लाई गई बनस्थली विद्यापीठ में। इससे क्वेश्चन आता है, 5 मुखी शिक्षा पद्धति पूछी जाती है बनस्थली विद्यापीठ की। तो ये इसके 5 सोपान हो जाएंगे: शारीरिक शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा, कला शिक्षा, नैतिक शिक्षा और बौद्धिक शिक्षा। अब आते हैं शांति निकेतन पे। तो शांति निकेतन का क्या मतलब है? टैगोर एक महाकवि के साथ साथ एक दार्शनिक थे, एक शिक्षक थे, एक गुरु भी थे। तो गुरुदेव के रूप में उनका नाम, महान योगदान शांति निकेतन के रूप में प्रमाणित हुआ है। और शांति निकेतन का दूसरा नाम विश्व भारती है, जो कलकत्ता में 100 मील दूरी पर उत्तर पश्चिम की दिशा में स्थित है। तो शांति निकेतन कलकत्ता में स्थित है। शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता श्री देवेंद्र नाथ ने की थी और देवेंद्र नाथ ने अपनी साधना के लिए एक शांत स्थान की खोज की थी, जो शहर को कोलाहल से दूर था। शहर की इसमें कोई भी चहल पहल नहीं थी। इन्होंने शांत स्थान पर वृक्षारोपण करके उसका नाम निकेतन रख दिया था और 1901 में विश्व भारती की नींव रखी गई और उस समय उसमें मात्र 6 छात्र थे। लेकिन टैगोर प्राचीन गुरुकुल प्रणाली की विशेषताओं के लिए आकृष्ट थे और उन्होंने वैज्ञानिक प्रगति हेतु ये अपने विद्यालय में विद्यार्थियों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करते थे। उनका मानना था कि जब तक अपनी इच्छाओं पर कार्य नहीं करता है तब तक उसे आनंद की अनुभूति नहीं होती है। तो ये टैगोर का मानना था। अध्यापक एक प्रेरणादायक के रूप में कार्य करता है। टैगोर प्रगतिवादी होने के कारण छात्रों की प्रकृति के मध्य शिक्षा प्रदान करने के लिए अनुयायी थे। अब आते हैं नेक्स्ट पे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा पर। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 की बात करेंगे। तो भारत जैसे बहुभाषिक तथा विविधता वाले देश में स्कूली शिक्षा कैसे हो रही है, ये जानना एक कठिन प्रश्न हो जाता है। तो इसके लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार की गई थी। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा जो तैयार की गई, इसके कुछ जो है प्रमुख बिंदु थे, इसमें ध्यान रखा गया। तो इसमें व्यवस्थात्मक सुधार किए गए, शिक्षा प्रणाली में बालकों का विकास किया गया, उनको सीखने पर बल दिया गया, विविध विषयों के विषय में इसमें विचार किया गया, उनकी भाषा बताई गई, पाठ्यचर्या के क्षेत्र एवं मूल्यांकन किए गए, गुणवत्ता एवं सुधार प्रणाली तथा परीक्षा प्रणाली पर निर्भर किया गया, परीक्षा में सुधार किया गया। अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार क्या इसके आदर्श शिक्षण के गुण बताए गए हैं। तो आदर्श शिक्षण के लिए इसमें कुछ गुण बताए गए हैं, ये इस तरह से हैं। अब देखेंगे कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा की आवश्यकता क्या है। तो एनसीएफ 2005 की आवश्यकता क्या है, इसको जानेंगे। तो 21वीं सदी की यह मांग थी। भारतीय समाज में विविधता के लिए आवश्यकता थी, परिवर्तन के लिए इसकी आवश्यकता थी, सैद्धांतिक बाध्यता के लिए इसकी आवश्यकता थी, एनसीईआरटी की आवधिक व्यायाम के लिए इसकी आवश्यकता थी और शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए इसकी आवश्यकता पड़ी, उपसंहार के लिए इसकी आवश्यकता पड़ी। तो ये कुछ आवश्यक तत्व थे।
अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना शिक्षक शिक्षा 2009। तो इसको NCFTE 2009 कहा गया। प्राचीन काल में ही एक शिक्षा के दायित्व तथा कार्यों से भविष्य निर्माण तथा प्रगति को देखते हुए शिक्षा शास्त्रियों एवं बुद्धिजीवियों द्वारा शिक्षा कार्य के लिए सम्मान दिया गया। तो इसमें NCF के द्वारा टीचर एजुकेशन के लिए कुछ जो है फंडामेंटल्स बताए गए NCFTE के द्वारा 2009 में। तो उसमें क्या शिक्षक के लिए प्रावधान बताए गए, शिक्षक की एजुकेशन के लिए कुछ प्रावधान बताए गए थे, शिक्षक को बेहतर बनाने के लिए प्रभावशाली ढंग से शिक्षण कराने के लिए इसमें प्रावधान दिए गए। तो इसके कुछ अप्रत्यक्ष और कुछ प्रत्यक्ष उद्देश्य थे। अब आ जाता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना शिक्षक शिक्षा 2009 के प्रत्यक्ष उद्देश्य क्या हैं। तो इसके लिए प्रत्यक्ष उद्देश्य थे शिक्षक शिक्षा हेतु पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाए। तो आज की मैराथन क्लास हमारी यहाँ पे एंड होती है। थैंक यू एवरीवन।